मैथ्स हर जगह क्यों पूछी जाती है? मैथ्स का इतना बड़ा एक्सपोजर होने के बाद भी हमारे इतने सारे स्टूडेंट को मैथ्स से डर क्यों लगता है? अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो लाइफ स्किल है मैथमेटिक्स। मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं, एक लाइफ स्किल है। मैंने तो समझा कि मैथमेटिक्स को हम 3 स्टेज में देख सकते हैं, कैलकुलेशन, इक्वेशन और लैंग्वेज। सर, कैलकुलेशन तो एक लेवल का सब कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो समझ में आती है कि इक्वेशन और लैंग्वेज में चैलेंजेस आता है कि बेटा अगर आपको ये कंपटीशन एग्जाम का मिथ तोड़ना है और मैथ के साथ खेलना है तो आपको टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। ये वो गणित है जो आपकी डेली लाइफ की गणित है और ये वो गणित है जो 10वीं में आप पास करके आ चुके हो। कोई ऐसी गणित नहीं है जिसके लिए आपको बीटेक करना है, बीएससी करना है। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स में मजा भी आता होगा और बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ्स में डर भी लगता होगा। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपके डर को बाहर करेंगे। भारत ने मैथ्स को बहुत कुछ दिया है, जैसे कि आर्यभट्ट ने 0 दिया, रामानुजम, शकुंतला देवी, ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया। इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसको मैथ्स से डर लगता है। आज हमारे स्टूडियो में हैं योगेश सर और सचिन सर। ये दोनों एक्सपर्ट्स आपके मैथ्स के डर को दूर करेंगे। योगेश सर, जिनको टोटल मैथ्स में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इन्होंने हजारों बच्चों के साथ मैथ्स पर काम किया और उन बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास भरा। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं सचिन सर, जिनके पास 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने बच्चों के साथ बहुत काम किया है। इनफैक्ट जिन बच्चों के अंदर मैथ्स का डर था उनको एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद की है। तो स्वागत करते हैं हम आज अपने स्टूडियो में योगेश सर और सचिन सर का। सर, ये देखा गया है कि हमारे भारत में मैथ्स का एक्सपोजर बहुत है। अगर आज कोई यंगस्टर्स को नौकरी करनी है, जैसे कि वो गवर्नमेंट जॉब ही हुआ या प्राइवेट जॉब हुआ, तो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, अगर एमबीए करना होता है तो कैट, मैट, जैट, इनफैक्ट अगर फॉरेन पढ़ने जाना हो तो जी मैट। इन सब में सर मैथ्स पूछी जाती है। तो पहले तो ये कि भाई मैथ्स हर जगह क्यों पूछी जाती है, और सेकंड ये कि मैथ्स का इतना बड़ा एक्सपोजर होने के बाद भी हमारे इतने सारे स्टूडेंट को मैथ्स से डर क्यों लगता है, इस पे थोड़ा दृष्टिकोण डालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने, और इसको थोड़ा सा और मैं रिफाइन करूंगा कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, फॉरेन में पढ़ना, इंडिया में नौकरी करना, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, ये हटा देते हैं। अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो लाइफ स्किल है मैथमेटिक्स। यानी कि अगर मैं बहुत बेसिक से जाऊं तो जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर चेक करता है उसकी हार्ट बीट कितनी है, तो देखता है कि भाई 70, 80, 72 जो नॉर्मल होती है ह्यूमन बीइंग में, तो वहां पर भी मैथमेटिक्स है। जब वो बॉडी में ब्लड काउंट की बात होता है कि भाई 6 से 7 लीटर खून होना चाहिए, तो वहां पर भी मैथमेटिक्स है। जब वो लाइफ में जाएगा तो डेली लाइफ में बिना मैथ्स के वो जी ही नहीं सकता। तो इसको कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट छोड़कर एक लाइफ स्किल के तौर पे अगर हम देखें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। और इस क्वेश्चन में और सचिन सर भी कुछ और जोड़ेंगे तो बेहतर आएगा। सर, मेनली जैसे आपने कहा कि मैथ्स बच्चों के लिए एक फोबिया है। सर, मैथ्स फोबिया नहीं है। दरअसल मैथ, जैसे सर ने कहा कि मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं, एक लाइफ स्किल है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मुझे आलू खरीदने हैं, 1 किलो आलू 20 रुपए के हैं, तो आज बच्चों को यह भी नहीं पता कि भाई 1 पाव यानी 250 ग्राम आलू कितने का मिलेगा। सर, अभी 2 सप्ताह पहले का एक लाइव एग्जाम्पल है। मैं जहां पे डेयरी पे दूध लेने जाता हूं, तो वहां मैं गया तो वहां एक अलग तरह का माहौल बना हुआ था। 2 बच्चे खड़े थे ऑफिस जाने वाले, और जो डेयरी वाले अंकल हैं वो भी खड़े थे, बिल्कुल देख रहे थे। और कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा था कि अंकल 150 ग्राम होगा। फिर दूसरे बच्चे ने बोला कि नहीं अंकल 170 ग्राम होगा। फिर बोला नहीं अंकल 180 ग्राम होगा। तो अंकल ने कहा कि जाओ तुम चले जाओ यहां से। तो उनके जाने के बाद मैंने पूछा कि अंकल ऐसा क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि यार एक चीज देखो, आप ये ऑफिस गोइंग बच्चे हैं, ऑफिस जाने वाले बालक हैं, और इन्होंने मुझे 50 रुपए दिए और मुझे कहा कि अंकल 50 रुपए का पनीर दे दो। मैंने दे दिया। बस मैंने मजाक में इनसे यह पूछा कि मैंने तुम्हें कितना ग्राम पनीर दिया है। तो बोले कि इसके लिए आप हमें यह बताओ कि 1 केजी कितने का है। तो मैंने कहा कि 280 केजी का है। 280, मैंने कहा कि 280 रुपए पर केजी पनीर है। तो उसके बाद देखा जाए तो 70 रुपए का 250 ग्राम हो गया। अब
अब ये इतना कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि 50 रुपए का कितना ग्राम पनीर आता है। तो वास्तविकता में सर मैथ कोई फोबिया नहीं माना जाए, मैथ को ये माना जाए कि हमारी लाइफ है, जीवन है। अब ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें अगर हमें नहीं पता होंगी तो हम इसके लिए मैथ को दोषी नहीं ठहरा सकते। ओके सर, जैसे आपने कहा और योगेश सर ने भी कहा कि मैथ्स एक फोबिया नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि जब हम 12वीं में अलजेब्रा, कैलकुलस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रात रात भर जग के उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि भाई प्रैक्टिकली इसका क्या यूज था, हमने क्यों इतनी मेहनत की। तो सर इस पे क्या कहेंगे आप कि इतने बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ा, मेहनत किया, लेकिन जब लाइफ में आगे बढ़े तो कोई यूज ही नहीं। सर बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, और अक्सर ये बच्चे भी हमसे पूछते रहते हैं कि ये जो हम ट्रिगो पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, इनका यूज क्या है। तो मैं एक रियल एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज की डेट में सारे लोग सुन रहे हैं कि एआई का दौर आ रहा है, सारे लोग सुन रहे हैं चैट जीपीटी है या इस तरह के बहुत सारे एआई। अब मैंने भी जब डीप डाइव करना कोशिश किया कि भाई ये कैसे काम करते हैं, तो आया इनके पीछे मशीन लर्निंग है। और जब मैंने सोचा कि भाई मशीन लर्निंग सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो पता चला कि इसके लिए मुझे कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए मुझे अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए। यानी हम जो एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हैं यहाँ पर तो एक लिमिटेड यूज है, लेकिन जब हम हायर स्टैंडर्ड पे जाएंगे हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं जहां पर वो मैथमेटिक्स हायर वर्जन में आकर यूज हो रही होती है। लेकिन सर देखा जाए तो अगर मैं कहूं कि जैसा कि आपका प्रश्न था कि ये हमारे क्या यूज में है, जैसा सर ने बताया कि ये बहुत हायर लेवल पर यूज होती हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं कि जिस कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं वहां पर हम इतने हायर लेवल का मैथ्स कभी नहीं पढ़ते हैं। वहां पर हम सिर्फ अप टू 10th लेवल तक का मैथ पढ़ते हैं, और उसको वास्तविकता में सर मैथमेटिक्स नहीं कहा जाए, उसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नाम दिया जाता है। ओके सर, एक पॉइंट मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करूँगा। हम लोग जब मैथ्स स्कूल डेज में पढ़ा करते थे तो एक जोक बहुत फेमस था हम लोगों के बीच में कि जब हम स्कूल किताबें निकाले ना, साइंस की निकाले, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स निकाले, तो दोस्त कहे ना कि मैथ्स की बुक बहुत सैड है। तो क्यों भाई, क्यों सैड है? तो उसमें हो कि भाई मैथ्स के पास पहले से ही बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो सर ये माइंडसेट रहा मैथ्स के लिए। सो सर 10वीं के बाद ना सबसे पहला जो हमने काम किया वो मैथ्स छोड़ दिया। लेकिन जब 5 साल बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ हमने देखा तो देखा कि 90% कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है। अब सर एक नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लिए मैथमेटिक्स का अप्रोच लाना 5 साल बाद ये पॉसिबल है? क्या लगता है आपको सर? सर बड़ा फनी आपने किस्सा बताया, लेकिन हर चीज को देखने के दो नजरिए हैं। किसी बच्चे ने तो ये देखा कि वो बहुत दुखी किताब है, और कोई बच्चा ये भी देख सकता है कि वहां पर तो हर प्रॉब्लम का सलूशन है, यानी कि वो सबसे ज्यादा जॉयफुल किताब है। उसमें सर मैं ये ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आपने कहा कि सर हम 10th क्लास तक मैथमेटिक्स सब बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ छोड़ देते हैं। लेकिन सर कंपटीशन एग्जाम में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रॉपर मैथमेटिक्स नहीं आता है सर, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके लिखा होता है, वो चीज आती है, वो मैथ्स नहीं है सर। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ये अप टू 10th लेवल का जो हम मैथमेटिक्स की किताबों में अक्सर पढ़ते हैं, ये वो सिलेबस है सर सारा का सारा। सर कुछ एग्जाम्पल देके बता सकते हो कुछ प्रैक्टिकलिटी में कि मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है? या हम जीवन में जब भी कोई एग्जाम देते हैं तो कुछ मार्क्स हमें मिलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक मैं बिल्कुल इसका सटीक एग्जाम्पल आपको दूंगा कि जैसे 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट हैं सर, 500 नंबर के हो गए, उसमें मुझे 378 नंबर मिले हैं। अब मेरे पापा मेरे से पूछेंगे कि भाई ये बता कितने परसेंट मार्क्स आए तेरे, मुझे नहीं समझ में आता इतना, ये बता कितने परसेंट बने तेरे, जो भारत में अक्सर ट्रेंड भी है। तो मैं करूंगा कि 378 अपॉन में 500 गुना में 100, तो मैं 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा और 378/5 करके मैं कुछ परसेंटेज निकालूंगा। लेकिन देखा जाए सर ये मैंने परसेंटेज नहीं निकाला है, ये मैंने एवरेज निकाला है, इसको औसत बोलते हैं। यही हमारे सब्जेक्ट हैं सर, यही हमारे टॉपिक्स हैं सर। दूसरी बात करें तो एक टॉपिक आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। अगर मैं कहूं सर कि मैं स्कूल जाता हूं या मैं अपनी कोचिंग में जाता हूं तो मैं साइकिल से जा रहा हूं और मैं 10 मिनट में पहुंच गया, वहीं आते हुए मेरा दोस्त मुझे बाइक पर ले आया तो मैं 6 मिनट में घर पहुंच गया। तो ऐसा क्या था, डिस्टेंस तो सेम ही था ना, वहां पे सारा का सारा जो वेरिएशन आया सर वो टाइम का वेरिएशन आया।
और उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे पता लगा कि मेरी साइकिल की जो स्पीड थी और मेरी जो बाइक की स्पीड थी, उन दोनों में कुछ चेंज है। ये एप्टीट्यूड है सर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का जो अप्लाइड, जो डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। सर, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है ऑड एंड इवन। जिनको मैथमेटिक्स आता है उनका लाइफ बहुत इवन चला, और जो मैथमेटिक्स में वीक थे उनका लाइफ ऑड वन आउट कर दिया गया। अब सर, मैंने जो समझा कि मैथमेटिक्स को हम 3 स्टेज में देख सकते हैं, कैलकुलेशन, इक्वेशन और लैंग्वेज। सर, कैलकुलेशन तो एक लेवल का सब कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो समझ में आती है कि इक्वेशन और लैंग्वेज में चैलेंजेस आता है। तो मैं चाहूंगा सर, आप कैलकुलेशन, इक्वेशन और लैंग्वेज, इन तीनों पे थोड़ा बात कीजिए कि किस तरीके से बच्चे का प्रैक्टिस और माइंडसेट होना चाहिए। सर, मैं इसमें आपको अपने 9 वर्ष का एक्सपीरियंस झोंक कर बताऊंगा कि बच्चों को कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे जब मैं कोई पहली क्लास लेता हूं तो मैं बच्चों से अक्सर ये पूछता हूं कि बेटा, अगर आपको ये कंपटीशन एग्जाम का मिथ तोड़ना है और मैथ के साथ खेलना है तो आपको टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। लेकिन बच्चों को वो भी याद नहीं होते सर। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि उनको किसी नंबर्स को जोड़ना तक नहीं आ रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि 19 गुना 17 क्या है तो सब बच्चे सोचने लग जाते हैं, और सर बच्चे पेन कॉपी यूज करना शुरू कर देते हैं 19 गुना 17 में। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन चीजों से तो आपको ओवरकम करना पड़ेगा, और उनको ओवरकम करने का बड़ा ही साधारण सा तरीका है सर, जो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं वही तरीका सबको बताता हूं और मैंने भी ये यूज किया था। जैसे आप जब सड़क पे जा रहे हैं तो आपको बाइक या गाड़ी दिखती है, तो उसकी नंबर प्लेट के पीछे के जो 4 डिजिट होते हैं, आप ऐसे डिजिट उठाएं जो थोड़े से अजीबोगरीब टाइप के। आप ये ना उठाएं कि 0001, उसका कोई यूज नहीं है आपके लिए कैलकुलेशन में। आप ऐसा डिजिट उठाएं 7294, तो आप क्या करें, उस डिजिट को जोड़ना शुरू करें। 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 2 31, 31 और 9 40, 40 और 4 44। इस तरह से जब आप जोड़ते जोड़ते 100 तक जाएं और वापस उसे नेगेटिव करते हुए, माइनस करते हुए 0 तक लेके आए, इतने में क्या होगा, दूसरी गाड़ी आपको दिखेगी। आप ये चीज करें, और ये इसके लिए टाइम नहीं निकालना है आपको। जनरली इवनिंग वॉक करते हुए या क्लास के बाद जाते हुए ये चीज करें। 2 या 3 दिन बाद आप ये पाएंगे कि आप नंबर्स को जोड़ नहीं रहे हैं, आप उनके साथ खेल रहे हैं, गेम आपने बना दिया उसको। तो सर, कैलकुलेशन का जो मिथ है उसको तोड़ने का तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है। सर, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब हम बचपन में थे तो सबसे पहले हमने काका काका अंगा या ABCD पढ़ना स्टार्ट की। दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। मैथमेटिक्स में भी पहला स्टेप है नंबर से फेमिलियरिटी। उसके बाद फिर हमने वो जो काका काका अंगा या ABCD से हमने वर्ड्स बनाने स्टार्ट किए और फिर सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट किए। अब चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, अब हम लिख सकते हैं, एक बार में समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी यही सेम चीज़ प्रोसेस फॉलो करना है कि आपको नंबर समझ में आ गए, अब वहाँ से पहले छोटे छोटे इक्वेशंस बनाने फॉलो करने हैं और उसके बाद वहाँ से कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को ब्रेक करना। लेकिन जैसा सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड का मतलब डे टू डे लाइफ वाली चीज़ है। तो अब आपको डे टू डे लाइफ, जैसे अभी सर ने कहा कि गाड़ियों के नंबर दिखे तो उनको जोड़ना चालू करो। मैं कहता हूं कि आप सारे लोग फ्लिपकार्ट से, अमेजन से आप शॉपिंग करते हो, जब आपको दिखाता है कि किसी सेल में इतना डिस्काउंट हुआ तो उसका मेंटल कैलकुलेशन करना स्टार्ट करिए। इस तरीके की डे टू डे आप सब्जी लेने जाते हो तो आप 400 ग्राम जान पूछ के मांगे कि 400 ग्राम आलू दो, 300 ग्राम मिर्चा दो, और उसका कैलकुलेशन मन में करना स्टार्ट करिए। देखिए, आप नंबर्स के साथ इतना फैमिलियर हो जाएंगे कि अब आप मन में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। सर, ये आपका आइडिया मुझे बहुत सही लगा कि कैलकुलेशन को किस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। लेकिन सर, अगर मैं 5 साल तक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता हूँ और मैं उस क्लास में चला जाता हूँ जहाँ इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के बच्चे बैठे हुए हैं, मैथ्स जिन्होंने ग्रेजुएशन में ले रखा वो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो जब वो कोई सम को सुनते हैं तो वो लैंग्वेज जब वो मैथमेटिक्स की आती है तो उनके माइंड में एक स्ट्रक्चर बनता है कि मुझे सॉल्व कैसे करना है। लेकिन सर, उस वक्त मेरे दिमाग में वो लैंग्वेज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होता कि मुझे करना क्या है। तो मैथ्स के लैंग्वेज को आसान तरीके से समझकर कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसके लिए क्या हमारे पास सॉल्यूशन है? सर देखिए, जब अभी आपने कैलकुलेशन की बात की तो ये चीज़ें आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि लैंग्वेज कैसे डिकोड करना है। अब एक क्लास में मैं गया, मैंने कहा 50% बच्चे लेफ्ट साइड में चले जाओ और 50% राइट साइड में।
अब ये इमेज हर बच्चे के दिमाग में बन गई, वो उसकी मैथमेटिक्स अच्छी थी या नहीं थी, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मैंने अपना क्वेश्चन बदला, अब मैंने ये कहा कि 16 2/3% बच्चे इधर चले जाओ और रेस्ट बच्चे इधर चले जाओ। अब यहाँ पर सिर्फ वही बच्चे एक साइड चुन लेंगे जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा अच्छा है। दैट मीन्स अगेन उसको एक बेसिक आइडिया तो है कि क्या करना है, कि बच्चे इधर और उधर जाने, लेकिन नंबर्स के साथ वो फैमिलियर नहीं है। दैट मीन्स ये दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं कि आपको नंबर्स के साथ भी फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो 16 2/3 निकालने में ही पसीने आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना, फिर 100 में से घटाएंगे तो बचेगा कितना वो समझना, ये दोनों प्रॉब्लम है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन नंबर्स के साथ वो फैमिलियर नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं पिज्जा का एग्जाम्पल ले लूं। अब मैं एक पिज्जा, छोटा सा पिज्जा ऑर्डर करता हूं और वहां पे कहता हूं कि भाई 4 पार्ट है, आपने एक ले लिया। आपने कितना पार्ट लिया? तो या तो वो कहेगा 1/4 ले लिया या 25% ले लिया। लेकिन अगर उसी पिज्जा के मैंने 8 भाग कर दिया और आप पूछ लिया कि बताओ भाई कितना भाग लिया और परसेंटेज में बताओ, अब वो बच्चा अब यहां पर फेमिलियर नहीं है। तो सबसे पहले इन नंबर्स के साथ साथ छोटे छोटे सम्स को स्टार्ट करें, फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ वो जाएगा तो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी बनती जाएगी। जैसे कि सर एक चैप्टर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसमें ट्रेन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सर। तो बच्चों को अक्सर ये लगता है कि भाई मैं इसको नहीं निकाल पाऊंगा। और मेनली सर लैंग्वेज कहाँ आपको दुखी करती है? जब वो 1 या 2 लाइन तक होती है तब आपको दुखी नहीं करती, वो किसी भी स्टूडेंट को दुखी नहीं करती, जैसे सर ने बताया। लेकिन जैसे वो 6 या 7 लाइन तक चली जाती है तो वहां वो बच्चों को बहुत ज्यादा दुखी करती है सर। तो इसका बड़ा साधारण सा सोल्यूशन सर, जो मैं बच्चों को अक्सर बताता रहता हूं, 1 मिनट में बच्चे निकाल लेते हैं सर। उसके बाद आप क्या कीजिए, लैंग्वेज को तोड़ दीजिए। सर आपने पढ़ा होगा, हम बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं सर, कोमा और फुल स्टॉप क्यों बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं सेंटेंस को रोकने के लिए, पोज लेने के लिए। तो इसका अर्थ ये है कि जब आप मैथ्स में लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और आपको कोमा और फुल स्टॉप दिखता है तो इसका मतलब आपको रुकना है वहां पे। ये नहीं कि आपने खट 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 6 लाइन पढ़ दी, समझ ही नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप कोमा पे रुकते हैं, उतना क्वेश्चन सोल्व करें, उतने से समझें, आपको पता लगेगा कि 6 लाइन में से 2 या 3 लाइन तो मेरे काम की ही नहीं है। कुछ डेटा दिया होगा, लैंग्वेज से आप अपने काम का निकालें। तो सर जो आप कह रहे थे कि बीटेक वाले बच्चे, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे आसानी से कर लेते हैं और जो 10th के बाद मैथ छोड़ चुके हैं वो नहीं कर पाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। बस आपको थोड़ा सा रिहर्सल में आना पड़ता है। और जिनके पास मैथ्स नहीं रहा है उनको 2 या 3 महीने ये सोच के चलना है कि मैं दोबारा से अपने 5 साल के गैप को खत्म कर रहा हूं, और वो बच्चा पाएगा कि 3 साल के बाद वो उस बीटेक या बीएससी वाले बच्चे से भी तेज हो जाएगा सर। ओके, तो सर जैसे आपने कहा कि भाई मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो या ना हो, जिस तरीके से आपने बताया अगर वो प्रैक्टिस करेगा और लैंग्वेज को समझेगा तो मैथमेटिकल हो या नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का हो, वो एट पार हो सकते हैं और हो सकता है कुछ समय बाद वो आगे चले जाएं। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि क्लास में जब पहली बार 6th क्लास में सर ने जब लेट इट बी एक्स लिखा और मैथ्स में एक्स आया, तब से मैथ्स एक्स ही हो गया। एक जोक यहां पे मैं जरूर कहना चाहूंगा सर कि एक मैथ्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने प्लेट में रोटी ले ली और 2 खाली कटोरी ली और उन्होंने खाना शुरू किया। तो सबने पूछा कि सर केवल सूखी रोटी खा रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि मैंने दाल और सब्जी को एक्स मान रखा है। तो सर इस तरीके से अगर कोई क्लास में समझाए या पढ़ाए तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। और जिस तरीके से आप लोग बता रहे हो, मुझे जरूर समझ में आ रहा होगा कि हमारे व्यूअर्स और स्टूडेंट के मन से मैथ्स का डर धीरे धीरे कम हो रहा होगा। अच्छा सर, क्लास में जब स्टूडेंट होता है और फैकल्टी साथ में पढ़ाते हैं, मैथ्स का सॉल्व करा रहे हैं, सॉल्यूशन हो रहा है, तो ये देखा जाता है कि हर बच्चा कंफर्टेबली 5 मिनट देर या जल्दी सॉल्व कर लेता है। लेकिन सर जब वही बच्चा घर में जाता है, मॉक टेस्ट देता है या पीवाईक्यूज देता है या रियल टाइम एग्जाम में भी जाता है, तो वो उतना कंफर्टेबल होकर सॉल्व नहीं कर पाता। तो यहां पर माइंडसेट का प्रॉब्लम या प्रैक्टिस की कमी है? सर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आपने पूछी। मैं अगर 10 बच्चों से पूछ ले तो उसमें से 7 बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि भाई क्लास में समझ में आ रहा है लेकिन घर पे जाके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। अब इसमें सबसे पहली बात समझनी कि हर चीज की एक अपना प्रोसेस है, आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है। जब आप डे 1 पे क्लास पे बैठे तो आपको डायरेक्ट इस पे नहीं जाना है कि मेरे को शॉर्टकट पे फोकस करना है। सबसे पहले अगर आपका मैथमेटिक्स छूटा हुआ है तो आपको अपना बेसिक प्रोसेस फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बचपन में हम सब लोगों ने कभी ना कभी साइकिल या बाइक सीखी होगी।
तो जरूर हमारे पीछे हमारे पिताजी या हमारे भैया बैठे होंगे, और जब तक वो बैठे थे तब तक तो कॉन्फिडेंस था कि मैं चला लूंगा। एक दिन वो अचानक से पीछे से हट भी गया और मैं चलाता चला गया। लेकिन अगर उसी टाइम में मुझसे कहा जाए कि बेटा आज अकेले चलाना है, तो बस मेरे पसीने आने उसी दिन स्टार्ट हो गए कि मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा। सेम प्रॉब्लम यहां पर है कि आपने पहले बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट किया। अगर आपका वीक है, जैसा सर ने कहा कि बेसिक्स पे फोकस करो, उसके बाद कई बारी बच्चे गलती करते हैं कि उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा, 2 टॉपिक पढ़ा और सीधा जाके पीवाईक्यू सॉल्व करना चालू किया। पीवाईक्यू में रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसका मोराल डाउन होता है अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। बेटर तरीका यह होगा कि अगर उसने जो कॉन्सेप्ट पढ़े पहले उन कॉन्सेप्ट्स पे, उन टाइप्स पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे, जिससे उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। टाइप बाय टाइप पहले चैप्टर को फिनिश करे और फिर जाके वो पीवाईक्यू दे या मॉक दो। डेफिनेटली वो 70 to 80% क्वेश्चंस कर पा रहा होगा। 20% जो नहीं आएंगे वो उसमें डेफिनेटली वो हेल्प ले सकता है अपने मेंटर्स की, अपने टीचर्स की। तो वो प्रोसेस उसको फॉलो करना होगा। सर इसमें मैं एक बहुत लाइव एग्जांपल आपको बताऊंगा। जैसे अभी आज ही की बात है कि मेरे पास 4 बच्चे एक कॉमन प्रॉब्लम लेके आए कि सर हमारे पिछले 2 महीने में मैथ्स में नंबर लगातार नीचे जा रहे हैं। उससे पहले हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे। तो मैंने उनके वो पिछले 2 महीने के जितने भी मॉक टेस्ट चेक किए सर, तो मुझे एक जनरल प्रॉब्लम ये मिली। मैंने बच्चों से पूछा कि ये बताओ कि जब आपने बैच स्टार्ट किया था मेरे साथ, तो उस समय आपने ये जो टॉपिक्स किए थे, तो उस समय तो आपके क्वेश्चन बन रहे थे, अब क्यों नहीं बन रहे? तो बोले सर यही प्रॉब्लम तो नहीं समझ में आ रही है कि उस समय बन जा रहे थे और वही क्वेश्चन अब नहीं बन जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि जब 20 दिन बीच में मेरी क्लास नहीं हुई थी सर, मैं दरअसल एक मैथ्स कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर चला गया था आउट ऑफ दिल्ली, तो उस 20 दिन मेरी क्लास नहीं हुई थी, जिसकी वजह से बच्चों ने उस 20 दिन में मैथ्स को टच ही नहीं किया। क्योंकि ये हो गया ना सर, स्कूल वाला काम हो गया कि भाई मैथ का टीचर नहीं है तो मस्त रहते हैं, मैथ नहीं करते हैं। लेकिन अगर उन 20 दिन में आपने छोड़ दिया तो वो जो पिछले 2 या 3 महीने की आपकी मेहनत थी, आपने उसको खराब ही कर दिया लगभग। क्यों? क्योंकि आप वो जो लैंग्वेज डिकोड करना सीखे थे, आप उस 20 दिन में वो लैंग्वेज डिकोड करना भूल जाएंगे, जिसकी वजह से आप फिर वहीं पहुंच जाएंगे शुरुआत में। सर इस क्वेश्चन को ना एक फर्दर अपग्रेड करते हैं। जैसे कि अभी हमने क्लासरूम और घर पर मॉक टेस्ट की बात की। सर अभी हाल ही में CGL 2024 का टायर 1 एग्जामिनेशन हुआ था। सर बहुत सारे स्टूडेंट ने हम लोगों को फीडबैक दिया कि जब वो इंस्टीट्यूट पे मॉक टेस्ट देते थे तब तो उनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो रियल टाइम SSC CGL का एग्जाम दिया तो उन्होंने पाया कि उनका वहां पर स्कोर जो है वो कम हो गया। अब सर यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की उनकी इश्यू थी, या मेंटल प्रेशर था, या वो माइंडसेट नहीं डेवलप कर पाए कि कैसे एग्जामिनेशन के हॉल के अंदर अपने आप को करना है? यहां पर आप क्या सलाह देंगे बच्चों को? सर दरअसल मैं बताऊं तो मैं पिछले 10 साल से जितनी चीजें देख रहा हूं, SSC एग्जाम की अगर मैं स्पेशली बात करता हूं, तो 2015 से 2024 तक इतने बच्चे मुझे मिले, उन सब बच्चों में एक कॉमन समस्या ये वाली है सर। तो ये तो आपने सर सबसे ज्वलंत मुद्दा इस पॉडकास्ट का उठा दिया है, सच बताऊं तो, कि भाई पेपर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोचिंग में आप नंबर 1 पे हैं, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम के अंदर गए आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकला। अक्सर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं सर। वहां सबसे बड़ी समस्या होती है टाइम मैनेजमेंट, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है ईगो प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बात कहूं कि मैं मैथ्स का टीचर हूं और मैं मैथ्स बहुत अच्छा जानता हूं और मैं एग्जाम में बैठा हूं, ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, और ऐसा पूरा चांस है कि वो क्वेश्चन शायद या तो लंबा हो और या फिर उसकी कोई कैलकुलेशन मैं तोड़ नहीं पा रहा हूं, या फिर मैं उसको बना नहीं पा रहा हूं। अगर मैंने वहां पर ईगो पर ले लिया, चाहे मैं मैथ्स का कितना ही बेस्ट स्टूडेंट क्यों ना हूं सर, मुझे सारे के सारे चैप्टर्स आते हैं, अगर वहां मैंने ईगो पर ले लिया कि भाई मैं तो करके ही मानूंगा इसको, तो समझ लीजिए सर मेरा पेपर नहीं होगा। कारण क्योंकि मैं वहां पर टाइम वेस्ट करूंगा। वहीं पे अगर मुझे पता लगे मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मुझे 15-20 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में लगे और मुझे पता लगे भाई ये वाला नहीं बनेगा, अभी ये दिक्कत करेगा, मैं छोड़ के आगे निकल जाता हूं। सर देखा जाए तो जैसे CGL प्रीलिम्स की आपने बात की सर, 200 नंबर का आता है सर, कट ऑफ लगी 153, कट ऑफ 200 नहीं है सर, 153 है, यानी कि आपको 75% मार्क्स लेने हैं। तो अगर 25 क्वेश्चन मैथ में से
एक क्वेश्चन अगर आपको दुखी भी कर रहा है तो वहां पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, छोड़ दीजिए, वो आपकी कट ऑफ को हैम्पर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दिया तो पूरा पूरा चांस है आपका कोई ना कोई ऐसा सेक्शन जरूर छूटेगा जहां पे आप 10 से 12 नंबर लगातार बढ़ा सकते थे। सर इसमें एक चीज़ मैं और भी ऐड करना चाहूँगा कि एक चीज़ है कि आपने नॉलेज ले लिया और दूसरा है कि अपने पूरे साल भर की मेहनत को उस 1 घंटे में जाके दिखा देना, उसको रेप्लिकेट कर देना। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम क्वालिफाई करना एक आर्ट है और ये आर्ट में 2 चीज़ें, एक तो आपकी साल भर की मेहनत है और वो आपका टाइम मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगी, लेकिन साथ के साथ आपको इमोशन मैनेजमेंट भी करना होता है। अब कई लोगों के मन में चलेगा कौन सी भावनाओं की बात हो रही है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई देखो, जब आप सीरियसली तैयारी करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो हार्ट बीट 72 नहीं होती, हार्ट बीट 90 होती है और वहां पर ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं ये गलती करके आऊंगा, लेकिन वैसी गलतियां होती हैं। और इसका बड़ा सिंपल सा उपाय है, सिंपल सा उपाय यह है कि आपको मॉक्स की प्रैक्टिस बहुत प्रॉपरली करनी है और आपको रेगुलर मॉक देने हैं, पहली चीज। दूसरा, आपको जब मॉक देने तो उतनी ही सीरियसली देना है जितना आपका एग्जामिनेशन में होता है, यानी कि प्रॉपर टेबल चेयर में बैठ के उसी माहौल में मॉक देने की कोशिश करिए। और एक अपनी किताब, एक अपनी नोटबुक जरूर बनाइए जिससे आप लिख दीजिए कि नोटबुक ऑफ एरर्स। एक गलती जो कि मुझे पता है कि मेरी सिली मिस्टेक है, लेकिन उसको एज अ पनिशमेंट टू योर सेल्फ कि ये गलती अभी हुई है, दोबारा नहीं हुई, उसको जरूर से जरूर लिख लीजिए। और अगर आप ऐसे रेगुलर मॉक देते रहोगे तो एग्जाम वाला दिन आपके लिए डी डे नहीं बनेगा, वो आपके लिए बस एक और मॉक होगा। और ये प्रेशर जैसे ही आपने रिलीज किया, आप सिली मिस्टेक से बचोगे और आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाओगे, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पाओगे। सर, आप लोगों की बातें सुनकर मुझे यही समझ में आया कि अगर कोई स्टूडेंट अपने ह्यूमन एरर्स पे काम करे और मॉक टेस्ट को बिल्कुल वैसे ही देने की कोशिश करे जैसे रियल टाइम एसएससी होता है विद टेबल एंड चेयर, और एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट लेके जाए, तो वो चांसेस रखता है कि वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। सर, आप दोनों का एक वाइड एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट के साथ बात करने के लिए, काउंसलिंग के लिए, पढ़ाने का। सर, आप एक क्या सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहेंगे कि जिन बच्चों को एसएससी में क्वालिफाई करना है और मैथमेटिक्स एक पेन एरिया है? सर, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर और उन सफल कहानियों के बेस पे ये बात कह सकता हूं। जैसे एक हमारे स्टूडेंट है देवी प्रसाद, उनसे आज तक कभी CHSL नहीं निकला, BA किया हुआ है जिसमें संस्कृत और फिलॉसफी जैसे उनके सब्जेक्ट थे, और आप मानोगे नहीं सर, उनके गणित में 200 में से 195 नंबर थे, AIR 97 थी। ऐसे एक नहीं, ये सिर्फ एक स्टोरी है। ऐसे हम बहुत बच्चों को जानते हैं जिन्होंने 10वीं के बाद गणित नहीं पढ़ी, लेकिन आज वो SSC में टॉप पोस्ट लेके बैठे हुए। दैट मीन्स किया जा सकता है, ये तो क्लियर है। और जैसे सर ने भी कहा था कि आपके मन में अगर एक बैरियर है कि कोई इंजीनियरिंग करके आया है, कोई BSc MSc करके आया है और आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और आपसे नहीं हो पाएगा, तो एक ही सलाह कहूंगा, सारे बैरियर दिमाग से हटा दीजिए और 3 महीने अपने बेसिक्स पे काम करिएगा। और मैं जो ये बात कह रहा हूं इसका विश्वास आपको ऐसे दिला सकता हूं, आप 8वीं 9वीं 10वीं की किताब जिस भी बोर्ड से आप हो, आप हरियाणा बोर्ड से हैं, UP बोर्ड से, CBSE ICSE, वहां किसी भी बोर्ड की किताब उठाइएगा और वहां के रियल टाइम क्वेश्चंस देखिएगा जो आपके सिलेबस के हैं, और वो क्वेश्चन आप देखिएगा क्या आपके PYQ में आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे। दैट मीन्स कुछ नया नहीं है, बस आपको ब्रशअप करना है। 3 महीने अपने बेसिक्स पे, जहां पर आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, उस पर काम करिए और यकीन जानिए गणित आपके सिलेक्शन में बाधा कभी नहीं बनेगी। सर, मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा अपने आप को महसूस करेंगे कि नहीं यार, मैं तो कर ही सकता हूं। सर, एक लड़का था नवीन कुमार, 2016 की बात है, वो मोबाइल की दुकान चलाता था। 12th करने के बाद उसके पिताजी ने उसकी मोबाइल की दुकान चलवा दी थी, आराम से चलाता था। 2018 तक उसने काम किया। मैं एक दिन उससे मिला, ऐसे ही मेरी शहर का लड़का है, तो मैं उससे मिला तो मैंने उससे कहा कि कैसा चल रहा है। वो कह रहा भैया बस चल ही रहा है ठीक ठाक। तो मैंने उससे कहा कि तैयारी कर ले तो उसने हंस के कहा भैया दुकान तो मैं चला नहीं पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं एग्जाम की तैयारी कर ले। तो मैं उसको बोला नहीं नहीं, तो चल मेरे साथ दिल्ली चल। तो उसको जबरदस्ती ले आया सर। अब उस लड़के का मैथ आप कैसा होगा आप समझ सकते हैं, इंग्लिश कैसी होगी आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक छोटी सी दुकान खोल के बैठा है।
सर उस लड़के ने 2020 में CHSL निकाला और आज हरियाणा में ही ज्वाइनिंग है सर, स्टेट में। रीजन क्या था सर? उस लड़के ने दूसरे अटेम्प्ट में निकाला सर। कारण क्योंकि 12वीं के बाद दुकान चलाई, यानी कि पढ़ाई से कोसों दूर। लेकिन उस लड़के ने सर टीचर की एक एक बात मानी, ना सिर्फ मेरी, जिस जिस टीचर से वो पढ़ा उसकी हर एक बात मानी। अगर टीचर ने कहा कि आज आपको ये 200 वर्ड याद करने हैं तो उसने बैठ के कोशिश की सर। मैं ये नहीं कह रहा उसने याद की, मैं कह रहा हूं कोशिश की उसने। अगर टीचर ने कहा कि आपको 50 क्वेश्चन याद, 100 क्वेश्चन याद, 150 क्वेश्चन लगाने हैं तो उसने कोशिश की सर। तो मैं हर बच्चे को यही कहना चाहूंगा बेटा कि आप ये मत सोचिए कि मेरे से क्वेश्चन निकलेगा नहीं निकलेगा। आप ये सोचिए कि आप प्रयास करें पहले, और अगर आप प्रयास करेंगे ना तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। और भाई मैं एक बात आपको बता दूं, आप अगर लगातार लगे रहेंगे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 12 महीना, आपके साथ वाला लड़का जो क्लास में बैठा था वो सिलेक्ट हो गया, आप नहीं हुए। अगले साल हुआ, वो सिलेक्ट हो गया, आप नहीं हुए। लेकिन बात तीसरे साल पे आ गई। मान लेते हैं वो जिस पोस्ट पे था आप भी उसी पोस्ट पर पहुंच गए, यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर आप बन गए। तो भाई कहीं पर भी आपकी नेम प्लेट पे ये नहीं लिखा होगा 3rd अटेम्प्ट या 1st अटेम्प्ट। तो सबसे पहली बात तो ये दिमाग में लगा लीजिए कि आपको बीच में रुकना नहीं है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। और सच बताऊं तो जब ऐसे ऐसे बच्चे कर सकते हैं ना यार, जो मोबाइल की दुकान खोल के बैठ गया था एक मार्केट में और वो लड़का आज कस्टम में है। सर आप लोग से बात करके एक कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा है। स्टूडेंट्स, आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो या ना हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा गैप हो, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, इसके बावजूद भी अगर आपको राइट गाइडेंस मिलती है, आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है, तो आप भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। और आज इस पॉडकास्ट से मैथ्स का डर दूर हो रहा है और एक नया विश्वास उत्पन्न हो रहा है। सर आप दोनों लोग गैलेक्सी क्लासेस में काफी सालों से जुड़े हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप गैलेक्सी क्लासेस में ऐसा कैसा पढ़ाई का एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर देते हो जिससे एक डरा हुआ बच्चा जो कि गणित से डरता है एग्जाम क्वालिफाई करके रैंक ले लेता है? ऐसा क्या होता है क्लासरूम में? सर मैं एक एग्जाम्पल से आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। एक हमारा स्टूडेंट है राधे किशन, अभी इस समय वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एज अ ASO पोस्टेड है। जिस दिन उसका ASO का रिजल्ट आया उसका फोन आया और उसने हमसे पहला शब्द ये कहा था कि सर मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं कभी ये नौकरी पाऊंगा, एंड थैंक्स टू गैलेक्सी कि आज मैं यहां पर हूं। उस लड़के की स्टोरी ये थी कि उसको SSC का नाम तक नहीं पता था सबसे पहले, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिया। सबसे पहले उसने MTS की नौकरी ली, फिर CHSL की नौकरी ली, और उसके बाद CGL में भी वो ASO पोस्टेड है MEA में। दैट मीन्स किया जा सकता है उन बच्चों जिसको SSC का नाम तक नहीं पता, वो बच्चा आज MEA में बैठा हुआ है। अब आते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो सर हमने अपना जो पूरा करिकुलम बनाया बहुत ही ज्यादा साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ है। दैट मीन्स हमारे करिकुलम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके एग्जामिनेशन में आता हो हम ना पढ़ाते हो, सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमने साइंटिफिकली डिजाइन किया, दैट मीन्स हम स्टेप बाय स्टेप लर्निंग पे फोकस करते हैं। आपका बैकग्राउंड नहीं है तो हम सबसे पहले उसकी बेसिक जो उसकी टर्मिनोलॉजी हम उस पर ही काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी लैंग्वेज और बहुत सारी बातें हो रही थी, मैं अक्सर क्लासेस में बच्चों से पूछता हूं कि एक स्टेटमेंट है कि PQ का 6 गुना और एक PQ से 6 गुना बड़ा, और 50% से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। वो बहुत बेसिक है लेकिन फिर भी गलत करते। तो हमने अपना करिकुलम ऐसे डिजाइन किया कि हर स्टेप पे हम चेक एंड बैलेंस भी करें और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग पे फोकस करें। और जो हमारा मटेरियल है उस मटेरियल में हम हर टॉपिक में हम 300, 400, 500, 600 क्वेश्चंस देते हैं, जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस लगे हुए हैं, डिफिकल्टी लेवल वाइज क्वेश्चंस लगे हुए हैं। अगर उतना आपने कर लिया तो SSC या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन आप विद इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई कर सकते हो, बशर्ते विद इन टाइम फ्रेम आपने उन सारी चीजों को सॉल्व किया हो। सर जैसा मैं एक हाल फिलहाल के जितने हमारे बैचेज चल रहे हैं उसके बेस पे मैं बताऊं तो हम पहले 20 दिन क्लास स्टार्ट नहीं करते हैं सर, जैसे कहते हैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो नहीं होता है सर। पहले 20 दिन हम प्री फाउंडेशन बैच चलाते हैं। जैसे हम किसी बच्चों का एनरोल करते हैं फाउंडेशन बैच में तो उससे पहले 20 दिन तक प्री फाउंडेशन बैच चलता है, जिसमें 5 क्लास मैथ्स की,
5 क्लास इंग्लिश की, 5 रीजनिंग और 5 जीएस की क्लासेस होती हैं, जिसमें हम पूरा का पूरा उसके बेसिक कंसेप्ट्स पे काम करते हैं सर, ताकि जो बच्चा, जैसे आपने पहले भी कहा सर कि कोई बच्चा बीटेक करके आया है तो कोई बच्चा 10th के बाद मैथ छोड़ के आया है, सर हम उन 20 दिन में उन दोनों बच्चों को एक लेवल पे ले आते हैं। जो बहुत अपर वाला है उसको भी समझ में आ जाता है कि भैया मुझे वो वाली यूज नहीं करनी है, मुझे सिंपल काम करना है, और जो नीचे रहता है बच्चा उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, मैं 20 दिन अपने आप को ब्रशअप कर चुका हूं और अब मैं इस लेवल पे आ चुका हूं। और वहां से सर हम सब घोड़ों को एक साथ दौड़ाते हैं और फिर अगले 9 महीने तक हमारा बैच चलता है सर, जिसमें मैथ्स की लगभग 120 क्लास हम देते हैं सर, और उसके अलावा 6 मैराथन क्लासेस होती हैं सर। और जैसा सर ने बताया कि समय समय पर आपके सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और सर बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं। और साथ में बताऊं तो सर गैलेक्सी का जो मैथ्स का मटेरियल की मैं बात करूं, वैसे तो ओवरऑल मटेरियल हमारा बहुत जबरदस्त है सर, लेकिन मैथ्स के मटेरियल की बात करूं तो 18 बुक्स हम यूज करते हैं सर। अब डाउट्स का क्या, तो सर 120 क्लास तो मैथ्स की अलग से हैं जिसमें टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, उसके अलावा डाउट्स क्लास है, उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात सर, अगर बच्चे को क्लास में डाउट पूछने में थोड़ी सी हिचक होती है तो हमारे यहाँ 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी होता है सर। ये बाकी कहीं नहीं मिलता सर, ये सिर्फ आपको गैलेक्सी क्लासेस में मिलेगा। 1-to-1 मेंटरशिप सेशन में मैं जब क्लास में मैथ्स पढ़ाता हूं, एक बच्चे को पर्सनली एक कैबिन में मिलूंगा और वहां पे वो अपनी सारी हिचक तोड़ के मुझे सारे डाउट्स पूछ सकता है। और यहां सिर्फ मैथ्स में नहीं सर, हर एक सब्जेक्ट में हम ये फैसिलिटी बच्चे को देते हैं। ओके सर, तो अगर मैं गैलेक्सी क्लासेस की टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करूं तो आप स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस की तरफ जाते हैं। मटेरियल भी आपने वैसे ही बिल्कुल डेवलप करके रखा हुआ है, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी है, यानी पूरी हैंड होल्डिंग है कि चाहे वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड को हो ना हो, आप उसको उस लेवल पे जरूर लेके आएंगे कि उसका एग्जाम भी क्वालिफाई हो सके। सर मैं चाहूंगा कि आप लोग बस एक लाइन से समराइज करें, एक वो पेटेंट फॉर्मूला जो आपने इतने साल पढ़ाया है, जो बच्चे अप्लाई करें और सक्सेस पाएं। सर सबसे पहली चीज तो दिमाग से ये हटाना है कि गणित कठिन है। ये वो गणित है जो आपकी डेली लाइफ की गणित है, और ये वो गणित है जो 10वीं में आप पास करके आ चुके हो। बस एक बार ही उसको एग्जामिनेशन के नजरिए से दोबारा पढ़ना है, दैट्स इट। ये कोई ऐसी गणित नहीं है जिसके लिए आपको बीटेक करना है, बीएससी करना है या मैथमेटिक्स में बहुत हायर लेवल पे जाना है। तो कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी समय तो आप हमारे नंबर से आप उस पर रीच आउट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपके साथ 1-to-1 आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सर मैं अगर बताऊं तो 3 पॉइंट्स पे अगर कोई भी बच्चा काम कर लेगा तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम निकाल देगा, लेकिन वो 6 से 7 महीने जो उसकी तैयारी का फेज रहेगा, उसे तीनों के तीनों पॉइंट्स लगातार टिक करने होंगे। सिलेबस कंप्लीट करना होगा टाइम पर, डाउट्स कंप्लीट करने होंगे, जैसे ही टॉपिक खत्म हो डाउट्स साथ साथ खत्म करें, और तीसरा मॉक टेस्ट देते रहें। बस इतना ही है सर एसएससी एग्जाम। सर आप दोनों एक्सपर्ट्स का थैंक यू, क्योंकि आपने हमारे एस्पिरेंट्स को एक बहुत अच्छा गाइडेंस और मार्गदर्शन दिया। तो एस्पिरेंट्स, आपने ये पॉडकास्ट पूरा देखा, आपने ये पाया कि दोनों एक्सपर्ट ने अपने पूरे एक्सपीरियंस का एक समावेश दिया, जिससे हमें यह समझ में आता है कि हमारा बैकग्राउंड मैथमेटिकल है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दो, मॉक टेस्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करो, और इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद थोड़ा सा डर अगर बचा हुआ है तो आप गैलेक्सी क्लासेस के इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करो और अपना पर्सनल फ्री 1-to-1 मेंटरशिप सेशन बुक कर लो। और स्टूडेंट्स, अगर इसी तरह के पॉडकास्ट आप आगे भी देखना चाहते हो तो गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।